Hello students. In the previous class, we discussed about states of matter, characteristics of those states, solid, liquid and gas. And then we have already discussed about what are the classifications of matter कि भाई प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स में भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और उनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। हम थोड़ा सा और डेप्थ अब आगे बढ़ा रहे हैं। हम धीरे धीरे क्या है ना कि मैटर के एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैटर हमें जानना जरूरी होता है। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या चीजें होती है केमिस्ट्री साइड में, तो धीरे धीरे हम लोग उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the properties of matter and how you can measure those properties. Okay, so first we will discuss about physical and chemical properties of matter, then the measurement of physical properties, and at some later point of time we will discuss about the measurement of chemical properties. Then comes the units of measurement. When you are measuring those properties, physical properties, then how you can specify the units for those measurements. Okay, and then we will discuss about मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ओके, सो ये जो चार पैरामीटर्स होते हैं और जो ये चार जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको मेजर करना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर मैटर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई कैन टेल यू इज, यू सी, whenever we see properties of matter, इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। हम भी दो तरीके से इनको प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात हुई है तो उनके बीच का डिस्टिंक्शन भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग, अभी छोड़ दो केमिस्ट्री को, समझो कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को हमें समझना है, ठीक है। तो फिजिकल, किसी को भी फिजिकल मतलब वो कैसा दिखता है ना। मतलब फिजिकल मतलब आपके सामने कुछ है और उसको आप मेजर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर हम लोग वही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं सिमिलरली, तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है कि भाई कैसे कर सकते हो, तो भाई आप उसका कलर देख सकते हो, वो उसका कलर क्या है, ठीक है। उसका ओडर चेक कर सकते हो आप, ओडर मतलब स्मेल है ना, वो सूंघने से वो कैसा स्मेल करता है। देन यू कैन ऑल्सो सी द मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट। यू कैन ऑल्सो सी इट्स बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन सी इट्स डेंसिटी, है ना। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। लेकिन क्या है, अब जैसे कि अगर मान लो कि हम वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। अब वाटर को अगर हम लोग लेते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना चाहते हैं। तो पहले क्या देखेंगे, कलर, वाटर इज कलरलेस। सेकेंड क्या हुआ, ओडर, वाटर इज ओडरलेस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। डेंसिटी क्या होती है वाटर की, है ना। फिर वैसे ही हम क्या देख सकते हैं, मास ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। ये मतलब बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं। तो हम कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनके यूटिलाइजेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी ऑब्जर्व्ड without changing, without changing the identity or composition of substance। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करना है, तो इससे क्या है कि भाई आपको ऑब्जर्व करना है या आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना है, तो उसके लिए आपको जो है ना उसका कंपोजिशन या उसकी आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको मैं कहता हूँ कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो है भाई अब वाटर को मान लो कि अब
वाटर को चेंज करके मैं क्या करूंगा, उसमें ग्लूकोन डी डाल के उसको चेक करूंगा, उसमें सॉल्ट डाल के उसको चेक करूंगा। मैंने क्या बोला, वाटर को चेक करो। मैंने ये नहीं बोला कि आप उसमें सॉल्ट रखो, शुगर रखो या ग्लूकोन डी मिक्स करो। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला वाटर को चेक करो। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी अगर चेक करनी है तो उसके लिए आपका जो है कंपोजिशन या उसका जो नेचर होता है, आइडेंटिटी होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। देखो, अगर आप मान लो कि बीमार हो, ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि आपका फीवर कितना है, आपका टेम्परेचर चेक करना है आपकी बॉडी का, है ना। तो जब मैं आपके बॉडी का टेम्परेचर चेक करता हूँ, आप मतलब ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर चेक करता हूँ, इसका मतलब मैं टेम्परेचर चेक करने के लिए ये तो नहीं कहता हूँ कि भाई जाओ पहले जो है ठंडे पानी में नहा के आओ या गर्म पानी में बैठ के आओ तब टेम्परेचर चेक करूंगा, ऐसे तो नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, जिस स्टेट में आप हो, ठीक है, आपका कौन सा स्टेट होगा, आप बीमार हो तो आप लेटे होगे, आपके सिर में पेन हो रहा होगा, बॉडी गर्म होगा, है ना। मैं उसी स्टेट में थर्मोमीटर क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा और आपका टेम्परेचर चेक करूंगा। ना कि मैं क्या बोलूंगा कि भाई गर्म पानी में नहा के आओ या ठंडे पानी में 10 मिनट बैठ के आओ उसके बाद चेक करूंगा। तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, जो स्टेट है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी कंपोजिशन है, उसके साथ मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमें एक थर्ड पॉइंट क्या पता चलता है कि जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है एक्चुअली कोई भी केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। रिक्वायर्स रिक्वायर्स नो केमिकल चेंज, है ना। यहाँ पे हमें कोई भी केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो क्या रिक्वायर्स, मेजरमेंट रिक्वायर्स, है ना। मैं मेजरमेंट लिखना भूल गया। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स नो केमिकल चेंज, जो जैसा है उसको वैसे ही चेक करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम कलर, ओडर ये सब चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं कि भाई कंपोजिशन क्या है, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि कंबस्टिबिलिटी क्या है उसकी। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि भाई क्या है वो सारे प्रॉपर्टीज जिनको हम चेक करते हैं, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी चेक हो गई, वो एसिड्स या बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। सो एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, ये आपने कुछ पढ़ा भी होगा 9th स्टैंडर्ड में, और मैं आपको 11th स्टैंडर्ड में कुछ एसिड्स एंड बेसिस की के बारे में आपको बताने भी वाला हूँ फर्दर चैप्टर्स में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है, तो कंपोजिशन मैं कहता हूँ भाई अब वाटर का केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो। तो वाटर का कंपोजिशन चेक करना मतलब क्या होता है, वाटर किससे बना हुआ है, टू टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी चेक करो, क्या वाटर कंबशन होता है वाटर में, नो, वाटर इज यूज्ड फॉर क्या, फायर को बुझाने के लिए काम आता है ना। रिएक्टिविटी विथ एसिड्स एंड बेसिस, अब मान लो वाटर के साथ आप एसिड को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, बेसिस को मिक्स कर रहे हो, तो वो एसिड्स और बेसिस क्या क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। तो ये रिएक्शन होने के बाद अब क्या क्या चीज क्या होगा उसकी, अब वो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, वाटर अब कलर, उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें फिर जो है ना थोड़ी थोड़ी चेंज होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि भाई अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कंपोजिशन वगैरह उसकी आइडेंटिटी जो है वैसे ही रहने देना है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे केमिकल चेंज ऑकर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट कि मेजरमेंट of chemical property requires what, a chemical change, है ना, केमिकल चेंज। फाइन। तो क्या हो रहा है भाई, हमें हम अगर एग्जांपल लेते हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या होता है कि भाई जब रिएक्शन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन होता है, जैसे कि अब ज्यादा दूर मत जाओ,
ठीक है, अगर आपका जो है आपका जो सराउंडिंग है उसमें एयर है ना। अभी क्या है कि हम लोग बात करते हैं कि स्मोक है, स्मॉग है, फॉग है, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है आपकी, उसकी कैसे चेंज हो रही है, आपके सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल रहा है ना। तो ये सब चीजें पता कैसे चलती है कि ये सब मिलके जो है आपको पॉल्यूशन बन रहा है, बिकॉज पॉल्यूटेंट गैसेस जो होते हैं ना, वो पॉल्यूटेंट गैसेस हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बियर सच काइंड ऑफ गैसेस इनसाइड अवर बॉडी, है ना। तो आफ्टर इनहेलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो हमारे केमिस्ट्स होते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को कौन चेक करता है, जो केमिस्ट्री में वर्क करता है उनको केमिस्ट्स कहते हैं, और जो फिजिक्स में वर्क करता है उसको फिजिसिस्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट तीन ऑपरेशंस करते हैं। व्हाट आर दीज थ्री ऑपरेशंस to check the chemical properties? First, you need to describe about the properties, then you need to interpret, ठीक है, and then you need to predict the behavior. आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, उसके बिहेवियर का इंटरप्रेट करना पड़ेगा, है ना। अभी क्या है कि ये तीन ऑपरेशंस जो आप करते हो केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ये तीन ऑपरेशंस बहुत यूजफुल है। और ये तीन ऑपरेशंस जो आप करते हो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। आपको क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है, या मैं कह सकता हूँ कि आपको मेजरमेंट करना होता है। किसका मेजरमेंट करना होता है, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लोग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे होता है। केमिकल का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज का कैसे होता है। पहले हम लोग किसका किसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट, ठीक है। बिकॉज मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज ये मेजरमेंट के बेसिस पे यू कैन डिस्क्राइब इंटरप्रेट और प्रिडिक्ट द बिहेवियर। तो जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो वहां पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स की बात आती है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मेजरिंग द क्वांटिटी, यू आर मेजरिंग द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ व्हाट, सब्सटेंस, है ना। जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है आपके हाथ में, आपके पास में, आप उसको जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हो, मतलब यू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको एक्चुअली क्या है ना, यू आर इनटू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू नो कि भाई कितने क्वांटिटी को कितने क्वांटिटी से मिला दूंगा तो क्या मिलेगा, तो उसके लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होना जरूरी है ना। मैं अगर आपको कहता हूँ कि भाई आप जो है 1 लीटर 1 लीटर ऑफ वाटर ले लो, ठीक है, और उसको ऐड कर दो किसके साथ, किसके साथ ऐड करोगे, 1 लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर दो लेट अस सपोज 500 mg ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकॉन डी ऐड करते हो ना, 500 mg के साथ आप जो है 1 लीटर वाटर को ऐड कर दो। तो ये जो आप कह रहे हो 1 लीटर या 500 मिलीग्राम या mg, ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, मेजरिंग द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है ना, किसकी क्वांटिटी है, 1 लीटर वाटर की क्वांटिटी है, ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या है 500 मिलीग्राम। तो ये जो मेजरमेंट होता है ना, आप उसको क्या कहते हो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्वांटिटी को मेजर करते हो, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पे मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है, फाइन। अब देखो उसको और अच्छे से समझोगे तो क्या होता है, देखो क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें आती है, एक होता है लेंथ, है ना, एक होता है ब्रेड, एक होता है एरिया, एक होता है वॉल्यूम, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, बहुत और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। मान लो कि वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, एंड एरिया एंड सरफेस एरिया इज सेम, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज 3D डायग्राम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के काम आती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग के साथ
इवन केवल लेंथ ब्रेड्थ एरिया यानी वॉल्यूम भी आएगा, है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आती है ना, उसको आप क्या करते हो, कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे होता है? तो यू राइट अ नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट, है ना। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई आप मुझे क्या करो, मुझे वॉल्यूम ऑफ, लेट अस सपोज, मुझे अगर बताओ वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर, ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? तो भाई आप लिखोगे लेट अस सपोज 36 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अ नंबर फॉलोड बाय द यूनिट, है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्वांटिटी का, या किसी भी, जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी मेजरमेंट का, तो उसमें ऑलवेज द यूनिट मस्ट फॉलो द नंबर। सर वो नंबर क्या होता है, वही आपका जो है क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, ठीक है। और मेजरमेंट के लिए एक यूनिट होनी जरूरी है। तो जब मैं कहता हूँ कि यूनिट होनी चाहिए, मतलब देखो, एक्चुअली ये डिस्कशन इस तरीके से इसलिए चल रहा है बिकॉज आपको समझना चाहिए कि जो आप पढ़ते हो ना, अभी तक तो पढ़ ही रहे हो, ये जो मैं बता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन है, उसमें नंबर है, यूनिट है, डालते ही हो, है ना। लेकिन उसका सिग्निफिकेंस कैसे आया, उसका सोच कैसे आया, लोगों ने क्या सोचा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम लोग, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमने लिखा है, ये क्या कहलाता है, ये मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कहलाता है ना। यू हैव मेजर्ड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, करेक्ट। तो ये जो मेजरमेंट है ना, तो इस मेजरमेंट के सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो देर आर, जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग, मतलब जब ये बना, सो देर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। वन इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम, एंड सेकेंड इज नोन एज मीट्रिक सिस्टम। फर्स्ट इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम एंड सेकेंड इज नोन एज मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इंग्लिश सिस्टम पे काम स्टार्ट किए। मीट्रिक सिस्टम ये कहाँ से आया, ये फ्रेंच लोगों ने दिया, फ्रेंच साइंटिस्ट्स ने इस पे वर्क किया, है ना। कब किया, 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ, आई शुड से लेट 18th सेंचुरी, ओके। सो ये जो आपका मीट्रिक सिस्टम है, इस मीट्रिक सिस्टम की खासियत क्या थी कि इट यूज टू वर्क ऑन द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। सो ये डेसिमल सिस्टम होने के कारण इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया, ठीक है। इट इज द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। लेकिन देखो, कभी भी जब हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं तो वो स्टैंडर्ड को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मैंने जो बोल दिया वही स्टैंडर्ड है, फिर तो हर व्यक्ति हर आदमी आएगा बोलेगा मेरा मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, मेरा मेरा मेजरमेंट स्टैंडर्ड है। सो ये तो तरीका सही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, देखो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, आप किसी भी कंट्री में जाते हो, अगर आप अपने रुपीज लेके जाते हो तो वहां पे चेंज कर देते हो डॉलर में या यूरो में या पाउंड में, है ना। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इतनी रुपी का इतना पाउंड होगा, इतने पाउंड का इतना डॉलर होगा, इतने डॉलर का इतना रुपी होगा, है ना। तो इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन इंटर कन्वर्जन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। वो स्टैंडर्ड किसने बना के रखा है, वर्ल्ड बैंक ने बना के रखा है, करेक्ट। सिमिलरली जब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आता है उसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। अब एसआई यूनिट को हम, और अगर मतलब इसको एब्रिविएशन है एसआई यूनिट, इसको अच्छे से लिखते हैं तो ये कहलाता है द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो एसआई लिखा है और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये आईएस यूनिट होना चाहिए, एसआई क्यों हुआ? उसका रीजन है कि ये किसने दिया,
ये फ्रेंच ने दिया, फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया और वहां से आया। तो इसको एक्चुअली पढ़ा जाता है ला सिस्टेम। ला सिस्टेम मतलब अब फ्रेंच तो अपने अपनी भाषा में लिखेंगे ना, तो ला सिस्टेम इंटरनेशनल डी यूनिटिस। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ कि ला सिस्टेम इंटरनेशनल यूनिटिस, अब दिख रहा है एस पहले आया और आई बाद में आया, तो एस आई यूनिट यहां से आया। समझ में आया? तो इसको एक्चुअली थोड़ा सा हिस्ट्री देख लो इसका। सो दिस एस आई यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड एट 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट्स एंड रिसर्चर्स ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ठीक है। मैं भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ और अपने जो पेपर्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स में लिखता हूँ, उनको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ना इस पर्टिकुलर जो आपका जो ऐसा यूनिट है उसको जो है एस्टेब्लिश किया गया, उस पे डिस्कशन हुआ कि नहीं हमें ऐसा यूनिट बनानी होगी, ठीक है। तो वहां पे ये बाहर आया और उसके बाद क्या हुआ, एक मीटर कन्वेंशन, मीटर कन्वेंशन was organized, and this meter convention was actually a diplomatic treaty among whom? So diplomatic treaty among all countries of the world, ठीक है। और ये ट्रीटी हुआ, मीटर कन्वेंशन में ये डिस्कस हुआ, ठीक है। ये कब कब डिस्कस हुआ, ये पेरिस में हुआ, कब, 1875। और यहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि भाई नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाट, वी आर गोइंग टू फॉलो द एसआई यूनिट। ओके, तो इससे क्या फायदा हुआ देखो, इससे ये फायदा हुआ कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाओ, लेंथ को मीटर में ही आप क्या करते हो, नापते हो, वॉल्यूम को आप लीटर में ही नापते हो, ठीक है। तो ये क्या है एग्जैक्टली ये क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन के थ्रू हमें चलना है। नहीं तो क्या होगा, हर देश बोलेगा अपना अपना, इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो क्या होगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे अपने आप को 100 kg बोल रहा हूँ, दूसरी जगह दूसरे देश में जाऊंगा तो वो बोलेगा भैया तुम 150 kg हो गए, है ना। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड इस इम्पोर्टेंस को जानते हुए बेसिक लेवल पे जो एसआई जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, सो उन्होंने 7 बेस यूनिट्स प्रपोज किए, 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। अब वो 7 बेस यूनिट्स कौन से हैं देखो, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है ना, जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द सिंबल, व्हाट इज द नेम ऑफ एसआई यूनिट एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो दिया गया वो दिया गया लेंथ। लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी टू मेजर, लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल। इसका जो एसआई यूनिट दिया गया वो दिया गया मीटर, ओके, एंड उसका सिंबल होता है स्मॉल एम, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास होता है मास, मास को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम, ठीक है। और उसको हम स्मॉल के स्मॉल जी केजी से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन हुआ टाइम, टाइम को हम दिखाते हैं स्मॉल टी से, इसका ऐसा यूनिट जो है वो सेकेंड होता है, एंड उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आया आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देन आया टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर जिसको बोला गया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है उसको केल्विन रखा गया,
और उसको हम लोग जो है कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट मोल हुआ, एंड एमओएल से हम उसको एमोल को डिनोट करते हैं, ठीक है। देन हुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम IV से डिनोट करते हैं, आई सबस्क्रिप्ट वी। इसको जो है हम कैंडेला, इसका ऐसा यूनिट हुआ, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से, है ना। तो ये कितने हो गए, लेंथ 1 हुआ, मास, तीसरा टाइम हुआ, चौथा इलेक्ट्रिक करंट हुआ, पांचवा टेम्परेचर हुआ, एंड छठवा हुआ आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने SI यूनिट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ये सारे SI यूनिट्स क्या हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। अब बेसिक यूनिट्स मतलब अगर आप मेजरमेंट करोगे, मान लो मतलब इनसे दूसरे यूनिट्स जो है ना डिराइव हो सकते हैं, तो ये क्या है, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और जो इसके अलावा और यूनिट्स आते हैं डिराइव्ड, उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, या डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम किससे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। अगर आप कहते हो कि मुझे किसकी जरूरत है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मास की जरूरत पड़ेगी और लेंथ की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि आपको कैलकुलेट करना है, लेट अस सपोज कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो एक साल में कितने घंटे होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम की जरूरत है। तो बेस यूनिट वो है जिसका यूज करके आप बड़े बड़े जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हर फील्ड में एक एक बेस यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। इन बेस यूनिट्स के SI यूनिट्स आपको पता होना चाहिए, उनके सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, एंड जो ये बेस यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं इनके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए नाइस डे।